राजधानी भोपाल में बीजेपी के वरिष्ठ नेता, सीनियर पार्षद, एमआईसी सदस्य, लंबा राजनीतिक अनुभव, जो कभी भेड़ चाल नहीं चलते, जो भी करते हैं उसूलों के साथ। बात उसूलों पर आए तो एकला चलो के नारे के साथ अकेले निकल पड़ते हैं। भोपाल के मध्य में वार्ड 25 के पार्षद, लेकिन कभी उन्होंने मध्य मार्ग नहीं अपनाया। जो ठीक लगा वही किया, उसी राह पर आगे बढ़े। न किसी की चमचागिरी, न किसी का दिखावा। गरीबों के लिए फ्री में दवाएं बंटवाते हैं, इसलिए गरीबों के बीच उनके मसीहा कहलाते हैं। इसके अलावा एक और बात जो वे हमेशा कहते हैं कि मैं गरीबों को छेड़ता नहीं और बड़ों को छोड़ता नहीं। पॉलिटिक्स वाला शो राजनेता में आज हम बात कर रहे हैं भोपाल के पार्षद जगदीश यादव जी से। जगदीश जी, आपका बहुत स्वागत है पॉलिटिक्स वाला में। नमस्कार। आपका जब हम पूरा प्रोफाइल देख रहे थे तो ये समझ में आता है कि सन 80 से आप राजनीति में हैं, यानी कि करीब करीब 45 साल हो गए। 81 से। तो कैसे आना हुआ आपका इस? मैं पढ़ाई के समय आया जाया करता था। जो पापा की हमारी परचूनी की दुकान थी, पशु की चारा जो मिलता है, बाल विहार में हमारी दुकान थी, तो मैं स्कूल से आने के बाद दुकान जाया करता। तो वही ये राजनीतिक चीज देखा करता था कि जुलूस जलसे, नेताओं की कितनी इज्जत या नेताओं के क्या कार्य हैं, कैसे किए जाते हैं। इसी तरह का तो दिमाग में था कि अपन भी राजनीति में आए। उसके बाद हम सन 93 में मैंने 93 के पहले मैंने अपना टेंट हाउस का कारोबार शुरू किया भोपाल के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में, टीटी नगर। तो वहां से जो टेंट का व्यवसाय रहा वो अच्छा चला, काफी 10, 15, 12 साल काफी नाम कमाया, लोगों की सेवाई की। उसके बाद एकदम राजनीति में जब देखा कर रहा कि उस टाइम महापौर के चुनाव डायरेक्ट नहीं हुआ करते, अच्छा, पार्षद ही महापौर को चुना करते थे। तो माननीय उमाशंकर गुप्ता जी उस टाइम पार्षद लड़े थे वार्ड 46। तो मैंने उनकी जीप ड्राइव की थी। अच्छा। तो मैं ड्राइवर था, मैंने ड्राइवर की नौकरी करी थी। तो वो ड्राइवर की नौकरी करते करते मैंने ये देखा कि लोग आते हैं नेताओं के पास, क्या क्या दुख लेके आते हैं कि साहब नाली साफ नहीं हो रही है, वो साहब गटर साफ नहीं हो रहा, वो साहब आज पति ने मार दिया। तो इस तरीके की कोई बहुत सी विचित्र घटनाएं मैंने देखी और मदद करते हुए लोगों को देखा। तो मैंने सोचा कि इस सेवा में उतरा जाए, तो इस कार्य में आए। जब आप उमाशंकर जी के चुनाव में उनकी जीप चला रहे थे, कौन सा सन था ये? मेरे साथ सन हो गया 18 साल हो गए। तो ऐसा कोई किस्सा उस समय का कि मतलब आप भी आज सोचते हो तो आपको या तो ऐसा कोई घटना हो गई हो या कोई किस्सा हो जो कि सबको पता होना चाहिए कि यार ये कैसी राजनीति, ये क्या हुआ, या कोई मजेदार बात? मजेदार बात तो ये है कि मैंने वहां नेताओं को गुस्सा भी देखा प्रचार के वक्त, कि प्रचार के वक्त कोई व्यक्ति कुछ शिकायत लेके आए तो बड़े अच्छे से बात करते हैं, और जब नेता बन जाते हैं तो घर से भगा देते। अच्छा। तो मैंने वो चीज उसमें देखी, तो मैंने कहा नहीं, इसको बदलना पड़े, इस पे अपने हिसाब से राजनीति में। उस टाइम माननीय श्री नारायण प्रसाद गुप्ता जी जिंदा थे, तो वो चुनाव के वहां के अधिकारी थे। तो उनसे भी मैंने काफी कुछ सीखा कि चुनाव प्रक्रिया कैसी होती है, क्या होती है। उसी टाइम से मैं आगे बढ़ा, झंडे बैनर दरी बिछाना, जुलूसों में जाना, आप क्या बोलते हैं, आबे ये जुलूस मतलब कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आंदोलन करना, ये सब प्रक्रिया हम करते रहे। और उसके बाद एकदम ध्यान रहा कि क्यों ना अपन भी पार्षद, क्योंकि शुरुआत विधायक से तो होती नहीं, तो हमने सोचा पार्षद चुनाव क्यों ना लड़ा जाए। तो हमने डिमांड रखी कि हम भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। डिमांड माननीय उमाशंकर गुप्ता जी से डिमांड रखी कि हम भी चुनाव लड़ा। तो माननीय गुप्ता जी का कहना यह था कि घूमो, बाढ़ में घूमो। ठीक है। तो हम घूमे। अब बाढ़ में घूमते रहे। अब चुनाव का समय 5 साल बाद आया, हमने बोला भाई साहब मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। चुनाव है, कैसे लड़ा जाता है क्या? तो मैंने कहा साहब चुनाव कैसे लड़ा जाता है, व्यवहार से लड़ा जाता है, किला नहीं देखेंगे। बात आई गई हुई। जब टिकट का समय आया, चूंकि मैं मेडिकल का व्यवसाय करता था, मेडिकल के मेरा व्यवहार अलग है। 93 में मैंने मेडिकल शुरू किया, दवाइयां बेची, एक एम्बुलेंस फ्री चलाई। एक किस्सा और है एम्बुलेंस कि मेरे पिताजी को पैरालाइज अटैक पड़ा। अच्छा। तो मेरे पिताजी बरगढ़ी में रहते थे, नीलवड़ के पास। तो वहां से खेत में, नीलवड़ वाला बरगढ़ी, हाँ, तो वो जमीन के खेत में पानी दे रहे थे, तो पानी देते थे, उनको अटैक पड़ा। हम लोग भागे,
जैसे तैसे कच्चे में से लेके पक्के में कंधे पे रख के लाए पापा को। फिर एम्बुलेंस मंगाई, एम्बुलेंस आके भदभदे पे आके पंचर हो गई। हमने दूसरी एम्बुलेंस मंगाई, वो आके रंगमहल पे टकरा गई। अरे फिर हमने तीसरी एम्बुलेंस मंगाई, वो हजेला पे पलट गई। तो ये तो हमने देखा कि चलो हम उस लायक हैं कि हमने एम्बुलेंस मंगा ली और अपने पिताजी को अस्पताल तक पहुंचा दिया, बाकी गरीब लोग क्या करें। इसीलिए हमने एक फ्री एम्बुलेंस चलाई। अच्छा, गरीबों की सेवा के लिए, कहीं कोई डेथ हो जाए उसका सब उसके घर तक पहुंचाने के लिए फ्री एम्बुलेंस चल रही है, वो आज भी चल रही है। आपने जिक्र किया उमा शंकर गुप्ता जी का, तो फिर आपको टिकट मिला उस चुनाव में? देखिए आखिरी दिन तक तो देखते हैं करते हैं, हमें ऐसा लगा कि शायद हमको टिकट नहीं मिल रही। तो जो हमारे जो आरक्षण होता है वार्ड का, ओबीसी सामान्य, तो उस और आरक्षण में आ रहा था ओबीसी वार्ड 32, क्योंकि वार्ड 32 मेरी दुकान के करीब है और लोगों से व्यवहार अच्छा है। तो लोगों ने बोला नहीं आके कि नहीं भाई साहब आप भी चुनाव लड़ो, आप भी चुनाव लड़ो। यार मैं तो बोल चुका माननीय मंत्री जी से, क्योंकि माननीय मंत्री जी गृह मंत्री थे उस टाइम। तो मैंने कहा यार आप, मैं नहीं बोलूंगा, आप लोग जाओ। तो वो सभी लोग इकट्ठा होके करीबन 250-300 लोग बंगले गए। तो बंगले से बोला कि भाई साहब हम जगदी यादव को चाहते हैं, आप उनको लड़ाई। तो कहला नहीं, टिकट तो फाइनल कर दिया रामदयाल प्रजापति। अच्छा, तो कहला साहब हम उसको जीतने नहीं देंगे। अच्छा, उन्होंने बोला चौथे में दिखाए कर देख लेना। टिकट तो दे दिया है, रामदयाल को दे दिया, अब तुम जाइए, भागिए यहाँ से, चलिए। अब चलिए के चक्कर में हम लोग जब आए अपनी शॉप पे चाय में पी रहे थे, तो हमने क्या करें यार। तो महिलाएं जो बहनें हैं मेरी सलम बस्ती की जो महिला है, उन्होंने बोला नहीं भैया चुनाव तो लड़ना है। उनके बेटा पैसे इतने नहीं कि हम फ्री में काम करें। अच्छा, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, आप तो खाना और नाश्ता दे दें। ठीक, मैंने विचार करते। फिर काफी लोगों से सलाह मशविरा हुआ, दोस्तों से सलाह हुई, परिवार से सलाह हुई, पत्नी से सलाह ली। पत्नी ने बोला कि देखो आदमी को बंदर की तरह होना चाहिए। मेरा पत्नी का ये कहना था कि बंदर ये नहीं सोचता कि मैं यहां से कूदूंगा कि वहां पहुंच पाऊंगा कि नहीं। अच्छा, लेकिन बंदर कूद जाता है, कूद गया तो निकल गया, नहीं तो नीचे गिर नहीं है। और अपना जाना क्या है, अपन दवाई की दुकान तो कर ही रहा है। बिल्कुल, ये कोशिश कर लो। हमने साहब निर्णय लिया कि चुनाव निर्दलीय लड़े। तो फिर हमारा एक ही नारा था कि संघर्ष बड़ा भीषण होगा। मतलब ये था विनय नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। ये टाइटल पे हम चुनाव लड़े और हम निर्दलीय भरे और हम पे फिर दबाव आया। जैसे ही हमने फॉर्म भरा पार्टी का दबाव आया, भारतीय जनता पार्टी, हाँ, कि आप ये टिकट वापस लीजिए, आप नहीं लड़ो। मैं भाग गया, मैं अपने फार्म हाउस में चला गया। अब जैसे ही वापस लेने का टाइम था उसके आधे घंटे बाद में आ गया। हाँ। मैं किसी पार्टी के पकड़ में नहीं आया। माननीय सांसद जी भी थे आलोक शर्मा संजय जी, उन्होंने मुझे काफी ढूंढा, लेकिन मैं उनके पकड़ में नहीं आया। ठीक, उसका फिर निर्णय हुआ कि बच्चे, मैंने पूछा चुनाव चिन्ह क्या लिया जाए, तो महिलाओं के साथ, बहनों के साथ बच्चे भी थे। अंकल केक लिया है, मामा केक लिया है। अच्छा, तो मैंने कहा केक ले, तो फिर हमने केक के लिए अप्लाई किया कि चुनाव चिन्ह हमें केक चाहिए। अच्छा, तो केक मिला। अब केक जो मिला तो हमने क्या करा कि अब प्रचार, इतना पैसा था नहीं कि इतना प्रचार हम ज्यादा करें। हमने केक बनवाए और बच्चों को बांटना शुरू कर दिया। अच्छा, अनूठा तरीका। हाँ, अनूठा। केक हर घर में, जिससे आज 26 का जन्मदिन राखी का है, 28 का मोनू का है, 27 का कपिल का है, तो उनके साथ केक पहुंच गया। तो हाँ, ऐसा लगा कि ये केक कहाँ से आया। अच्छा, तो कहना जगदीश मामा के यहाँ से। अरे वाह। तो वो बच्चे जो प्रचार कर रहे थे सड़कों पे केक का, बच्चों ने अपने मम्मी पापा से कसम ले ली थी कि अंकल को ही वोट देना। तो मजबूरन जो वोट नहीं भी मिलने थे वो कांग्रेस के वोट मुझे मिले। तो मतलब शिवराज जी तो बाद में मामा बने, आप उसके पहले से मामा बने हुए हो प्रदेश अपने इलाके में। तो आपका जो नारा है मामा वाला, वो शिवराज जी ने ले लिया था। ऐसा नहीं कहेंगे, शिवराज जी हमारे गुरु हैं। तो उमा शंकर गुप्ता जी ने आपको
टिकट नहीं दिलवाया, नहीं दिलवा पाए, जो भी व्यवस्था थी। उसके बाद उमाशंकर जी से कैसे संबंध रहे? नहीं, आज बहुत अच्छे संबंध। देखिए, जब नाव डूबती है ना तो चूहे पहले भागते, और जो उनके 3 चूहे थे जो उनके खास थे, मैं अब टीवी पे कहना नहीं चाहता कि वो क्या थे, वो सबसे पहले छोड़ के माननीय भगवत दास जी के पास घुस गए। अच्छा। लेकिन हमने फिर भी भाई साहब का साथ दिया। मैंने, भाई साहब चिंता नहीं करो, आपने हमें भले टिकट नहीं दिया हो लेकिन हमें पार्टी में ले लिया जी, आपके लिए धन्यवाद, हम आपके साथ हैं। और मैं आज भी उमाशंकर जी की काफी इज्जत करता हूँ और मैं डेली उनसे मिलता हूँ। अच्छा, नहीं, लोग तो कहते हैं कि आपकी मुलाकात नहीं हुई सालों से उनसे। ना ना, ये गलत बात है। मैं डेली उनसे मिलता हूँ, आप माननीय उमाशंकर जी से पूछ सकते हैं, और डेली मैं उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेता हूँ। अच्छा, कि भाई साहब कैसे हैं, तबीयत कैसी, क्या है, दवा कुछ भेजूं क्या, दवा कुछ लाऊं क्या। भाई साहब मुझसे बोलते हैं, हाँ बेटा ये कर लो, वो कर लो, मैं करता हूँ। नरोत्तम जी के साथ कैसे जुड़े आप? आपको माना जाता है कि आप नरोत्तम मिश्रा जी के भी बड़े पसंदीदा व्यक्ति हैं, राइट हैंड तो नहीं कह सकते, पर वो आपको बड़ा पसंद करते हैं, ऐसा हम सुनते हैं। ये तो दादा का बड़प्पन है। दादा सभी का सम्मान करते हैं, और वो क्षेत्र में अपनी पकड़ बहुत अच्छी है उनकी। वो काफी संघर्षशील रहे, शुरू से रहे, और कांग्रेस आने के बाद जो बीजेपी लाए वो दादा ही लाए। अच्छा, ये आपको मानते हैं? अभी 2018 के बाद वो दादा के कारण बीजेपी दोबारा आई। लेकिन दादा चूंकि बाहर पोस्टेड ज्यादा रहे, टूर उनके ज्यादा रहे, फिर उसके बाद गृह मंत्रालय रहा, लोड ज्यादा रहा, स्वास्थ्य मंत्री भी रहे, तो लोड ज्यादा होने के कारण क्षेत्र में कम जा पाए, तो उसका थोड़ा नुकसान हमें हुआ है। खैर जो, लेकिन दादा को मैं नहीं भूल सकता। दतिया गए थे आप? हाँ, दतिया गया। तो आपको क्या लगा था कि चुनाव क्यों हार गए? माहौल तो ठीक ठाक दिख रहा था। देखिए, माहौल तो सभी लोग कह रहे थे ठीक है ठीक है, लेकिन अंडरग्राउंड क्या चल रहा था वो हम दादा को बता रहे थे कि दादा देखिए ये स्थिति है। दादा कहते नहीं चिंता मत करो, सब ठीक है, सब चीज चिंता मत। तो समाज एकजुट हुआ है वहां, उस समाज ने धोखा दिया जैसे यादवों ने दिया। अच्छा, आप यादव होके कह रहे हैं यादव ने धोखा दिया? यादवों ने वहां धोखा दिया, और कुछ निर्दलीय ज्यादा खड़े हो जाने के कारण हमें नुकसान हुआ, और उस गलती को हम मानते हैं। कुछ गलती हुई होंगी हमसे हुई, दादा से हुई, तो उस गलती को हम एक्सेप्ट करते हैं। आप बहुत बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, तो इसका कहीं नुकसान भी होता है? हाँ हुआ। क्या आप खराब बोलते हैं? हाँ हुआ नुकसान। जैसे कोई ऐसा आपको लगता हो कि यार मेरे को उस समय ये नहीं बोलना था, या बाद में आपको लगता है कि ये मैंने क्या बोल दिया? देखिए साहब, जो बात सच है अपन तो बता देते हैं। इसलिए कुछ नेता हैं जो मुझे पसंद नहीं करते कि तो यार ये बोल देता है। जैसे उमाशंकर जी का एक नियम था कि टाइम से पंचुअल रहो। अगर 12 बजे किसी को आपने भूमि पूजन का समय दिया है या किसी कार्यक्रम का दिया तो 12 बजे पहुंचना है। अब आज ये होता है कि कहीं 1 बजे पहुंच रहा है, कहीं 2 बजे पहुंच रहा है, मैं रुकता नहीं, मैंने टाइम हो गया भाई, कर दिया, 12 बज गया, मैं जा रहा हूँ, अब आए जो भी आए करें। अच्छा, इसलिए मेरे पर नाराजगी रहती है। आपकी एक बात, मतलब आपके समर्थक बताते हैं, या आपके जो प्रशंसक हैं, या आपके जो वोटर हैं, या आपके इलाके के लोग हैं, कि जगदीश यादव जी की एक ही लाइन है कि गरीबों को छेड़ेंगे नहीं और बड़ों को छोड़ेंगे नहीं। ये क्या किस्सा है? मतलब इसके क्या मायने? देखिए साहब, गरीब के पास क्या है? 2 वक्त की रोटी है, सुबह आता है शाम को आता है, अगर नहीं कमाएगा तो नहीं खाएगा। हमारे यहाँ भी नियम है मेडिकल स्टोर में कि आर्मी को जो रिटायर हैं उनको हम 20% डिस्काउंट देते, जो पुलिस से रिटायर है उसको 10% डिस्काउंट दे देते, और जो गरीब दवा लेने आता है, जो उसके पास पैसा नहीं है, तो हम उससे कहते जब हो तब दे देना, नहीं हो तो कोई बात। अच्छा। और जैसे कभी भी कार्डियक अटैक हुआ, हमारे यहाँ कार्डियो अस्पताल है सामने, कभी कार्डियक अटैक पड़ा और बेचारा पैसा लेके तो आदमी इतना आता नहीं है कि वो किस लिए आया, उसको सीने में दर्द हुआ, बोला गैस बन रही होगी, दवा उसको अटैक पड़ा, उसका पैसा नहीं है, तो हम कहते ले जाओ इंजेक्शन, बच्चे तो पैसा दे जा। ये मतलब शुरू से व्यवहार रहा है। और कभी जो घर से भी फोन आ जाते हैं कि भैया मेरे यहाँ कोई नहीं है, मैं इतना बीमार हूं, तो हमारे लड़का दवा देके आता है, उसका कोई चार्ज नहीं लेते हम लोग, वो सेवा है हमारी। हमारे पास तो इधर उधर से जो खबरें आती है वो ये आती है कि साहब जगदीश यादव जी एक यूपी के बाहुबलियों टाइप के बाहुबली नेता हैं, और वो लोगों को धमकाते हैं। अब आज मालूम पड़ा कि नहीं, आप तो लोगों की सेवा भी करते हैं, अस्पताल में फ्री में इलाज भी करते हैं, तो ऐसी छवि क्यों बन जाती है कि यादव जी तो साहब बाहुबली? देखिए, बाहुबली
मेरा जीवन एक गाड़ी थी पल्यामा, वहां से शुरू हुआ। आज मैं उस पे आ गया फॉर्च्यूनर पे। हाँ। ठीक है, ये पब्लिक का प्यार ही है और मेहनत है मेरी, और व्यवहार जो मेरे माँ बाप मुझे जो सिखा गए, ये उसका फायदा है। बाहुबली क्या है, जो कमजोर से डरेंगे थोड़ी नहीं, हम क्यों डरे? हम डरने का क्या छीन लेंगे, वो क्या दे दिया जो हमसे छीन लेंगे? जो बात गलत है वो गलत है। कांग्रेस के कार्यकाल में आपकी राजनीति शुरू हुई? बिल्कुल। तो कोई उस तरह का दबाव नहीं, क्योंकि आप 2 बिजनेस भी चला रहे थे, एक टेंट हाउस, एक मेडिकल स्टोर। देखिए आज की तारीख में तो राजनीति में बहुत दुश्मनी का रूप हो गया है, तो उस समय क्या था? दुश्मनी का रूप, ये नेता लोग जो है वो सामने नहीं आते, वो किसी से काम कराते, झूठी शिकायतें करना, लाइसेंस की शिकायतें करना, दवाइयों की शिकायतें करना, दबाव आते हैं, लेकिन जो सच होता है वो सच होता है। इंक्वायरी होती है, जांच होती है, खत्म हो जाता। आपके हाथ में कितनी, 1 2 3 अंगूठियां दिख रही मुझे, 4। ज्योतिष को मानते हैं आप? बिल्कुल मानते। कि कौन से भगवान को मानते हैं? भगवान तो केवल एक ही है मेरे, मैं माँ देवी के और बिहारी जी के का सेवक हूँ। आपका भरोसा है भारतीय ज्योतिष में पूरी तरह? बिल्कुल भरोसा। बाबूलाल गौर जी से आपकी कोई मुलाकात हुई? हाँ, अक्सर दादा से मुलाकात होती रहती है। हाँ, सुना हमने कि उन्होंने भी आपकी राजनीति में कुछ मदद की, तो कोई किस्सा उनके साथ का? नहीं, ऐसे ही हम लोग गए जब, क्योंकि दुखी थे हम, हमारा टिकट नहीं हो रहा था। हाँ। तो दादा के पास गए, दादा कहते यादव हो? हाँ दादा यादव। बैठो। यादव हो तो डर रहे हो? अच्छा। तुम्हारा व्यवहार कैसा है, जीत जाओगे? हाँ दादा, जीतने की उम्मीद है। तो कहला ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें टिकट नहीं मिला, निर्दलीय लड़ो। अच्छा। हमारी पीठ होगी। ये बाबूलाल गौर जी ने हाँ, कहा कि दादा ने बोला लड़ तू, मैं हूँ। हाँ। कोई दिक्कत आए तो मुझे बता। कुछ हिम्मत बांधी। हाँ। और हिम्मत बांधने से हम लोग आगे बढ़े, और बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है। फिर हम माननीय सारंग जी से भी मिले, कैलाश सारंग जी से। हाँ। वो कैलाश सारंग जी के परिवार की शादी सब मेरे हाथ की, टेंट हाउस का काम में करा करता था। अच्छा। तो दादा से मेरे साथ, उनसे भी मैंने पूछा था। दादा बोले हाँ ठीक है, अगर तुम जीत सकते हो तो लड़ो। आपका जो इलाका है उसमें मुस्लिम वोटर्स भी हैं? एक दिलचस्प इसका ये है कि जब बीजेपी, जब ये टिकट बट रहे थे बाद में, तो मेरा टिकट 29 से क्लियर हुआ। माननीय गुप्ता जी ने कहा कि जगदीश तुम 29 में जाओ, 29 में देखो। पहली बार निर्दलीय लड़ने के बाद दूसरी बार तो 29 से लड़ो। तो मैंने जब 29 में जाके देखा कि 29 में तो सब अच्छा विकास है, सब कुछ है। तो मेरे शॉप के सामने वार्ड 25 है। तो चूंकि दक्षिण पश्चिम में 12 वार्ड मेरे पूरे देखे हुए हैं, तो मैं नीचे से जमीनी चलाऊं। तो जब मैंने वहां देखा कि वहां मुस्लिम क्षेत्र ज्यादा है, और गलियों में कीचड़, नालियों में भरा हुआ गंदगी, ये सब देखा, तो मैंने कि यहाँ तो कोई काम ही नहीं हुआ, विकास नहीं, तो यहाँ काम करना चाहिए। लोगों ने मुझसे कहा यहाँ मुस्लिम क्षेत्र को जीत नहीं पाओगे, जहाँ कभी 2 वोट से जीतते हैं, कभी 12 वोट से जीतते हैं। तो मैंने कहा नहीं, सेवा करनी, मतलब जो गरीबों की सेवा तो करनी है, जो इतनी गंदगी में पड़े हैं, बाल बच्चे देखो, जहाँ नाली बह रही है वहाँ अच्छा पड़ा है। तो मैंने माननीय अपने बॉस से कहा दादा वार्ड 25 से लड़ूंगा। अच्छा। दादा ने क्या बात, तुम हार जाओ, वहां ऐसी स्थिति में नहीं। दादा ने 25 से लड़ो, 25 हुआ मेरा। एंड टाइम पे 10 मिनट पहले 25 हो गए, और 25 से लड़ा। और चुनाव के पहले ही वो स्थिति थी कि इतनी बाढ़ थी कि कमर तक पानी झुग्गियों में भरा, चुनाव के पहले। तो मैंने जैसे ही बरसात रुकी, अपने पैसों से काम चालू कर दिया चुनाव के पहले, कि चलो ये रिपेयरिंग करो, ये नाली निकालो, वो निकालो, ये निकालो। जीतेंगे तब की तब, नहीं जीतेंगे कोई बात नहीं। वो काम किया और चुनाव लड़े, और 2800 वोट से मुझे मुस्लिम वार्ड से जिताया। 2 वोट की बात चल रही थी। हाँ, 2 वोट 12 वोट से जीतोगे। तो मैं 2800 वोट से वहां से जीता। आपने उस वार्ड को देखा तो आपको क्या ऐसा लगा कि मतलब हिंदू मुस्लिम का अंतर करके विकास कार्य होते हैं उस वार्ड को देखने के बाद? लंबे समय से देखिए, पार्षद चुनाव एक अलग चुनाव, सांसद चुनाव पार्टी लड़ती, 90% पार्टी का होता है, 10% जो प्रतिनिधि लड़ता है उसका होता है।
विधायक चुनाव में 50-50% का रेशो होता है। 50% टिकट तो पार्टी के हैं और 50% में वो करते हैं कि ऊपर नीचे कितने होने। लेकिन पार्षद चुनाव तो केवल व्यवहार का चुनाव है और पब्लिक में चलने का चुनाव। जो पार्षद वार्ड में घूमेगा, गलियों तक जाएगा, वो व्यवहार अच्छा रखेगा, किचन तक उसकी एंट्री होगी, वही व्यक्ति जीतता है। पार्षद चुनाव पार्टी नहीं लड़ती, पार्षद तो स्वयं का व्यवहार का व्यक्ति लड़ता। अभी एक किस्सा चल रहा है शारिक मछली वाला कि मतलब भारतीय जनता पार्टी का आदमी है, इतना ये किया वो किया, एक लंबी चेन चल रही है और किस किस मंत्री और इसके संबंध है। तो आपका क्या कहना है? देखिए, आपका परिचय है उससे? ना, मैंने नाम सुना है, वो गोरजी के टाइम से नाम सुना। अच्छा। नेताओं के साथ फोटो खींचना तो कोई भी खिंचवा लेता। अब कोई माला हमको पहना रहा है और हमारे सामने खड़ा हो गया तो हम मना थोड़ी नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल। जब कोई हमारा सगा थोड़ी नहीं हो जाएगा कि वो हमारा खास है। और नेता तो को तो यही नहीं मालूम कि ये कौन है। तो ये राजनीतिक संबंध, ये तो मायने नहीं रखता, ये तो उड़ी उड़ी बातें हैं। अभी रिजल्ट सामने आएगा। लेकिन इन जैसे लोगों को, चलिए आप शारिक मछली को छोड़ भी देते हैं, लेकिन भोपाल में ड्रग्स का कारोबार बढ़ा है, ड्रग्स की फैक्ट्रियां पकड़ा रही है, लव जिहाद के मामले आ रहे हैं। तो इस सबसे राजधानी में आपको क्या लगता है कि आप तो इतने समय से भोपाल को देख रहे हैं कि क्या असर पड़ता है, क्या हो रहा है? देखिए, ये चल तो रहा होगा धीरे धीरे। ड्रग्स का मामला ये है, इसमें कहीं ना कहीं अपन पुलिस की लापरवाही कहेंगे और जो इंटेलिजेंस होता है उसकी भी लापरवाही कहेंगे कि उसको ये सूचना क्यों नहीं मिल रही। ये सूचना के कारण अपन कमजोर है। लव जिहाद के मामले में तो बच्चियों को समझाते ही हैं, लेकिन जो दूसरा वर्ग है वो हिंदू नाम से लेकर उसका फायदा उठाता, कलावा बांध लेते हैं, टीका लगा लेते हैं, और बच्चियां जो है वो उस चीज को समझ नहीं पाती, उनकी बातों में आ जाती है, बेकामे में आ जाती है, लेकिन फिर वो बाद में पछताती। आपको इतना समय हो गया, तो विधायक के लिए कभी आपने नहीं सोचा कि मेरा इतना लंबा नेटवर्क है, ये मैं विधायक भी बन सकता हूँ, या कोई मौका मिला हो कभी? देखिए, अभी तो मैं सेवा कर रहा हूँ। अगर पार्टी मुझ पर भरोसा करेगी, मुझे उस लायक समझेगी, तो मैं उसमें निश्चित ही, लेकिन मेरा क्षेत्र रहेगा दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम? मैं दक्षिण पश्चिम में ही पूरा मेरा जीवन गुजरा। तो आप उसकी कोई तैयारी कर रहे हैं? तैयारी तो मेरी 10 साल से चल रही। अच्छा। आपको विधायक का ऑफर हमने सुना कि समाजवादी पार्टी से मिला था? बिल्कुल, समाजवादी से पार्टी से मिला था, आप पार्टी से मिला था, लेकिन उनका सोच और हमारा सोच मिलान नहीं करता। जो बीजेपी है सो सेवा का पार्टी है, काम की पार्टी है, गरीबों की मसीहा है, और श्रीमान मोदी जी जो कार्य अभी इस टाइम कर रहे हैं, देश को कहां से कहां ले गए। पहले देश कहां था देखिए आप, पाकिस्तान से बात नहीं कर पाते थे, अमेरिका बात नहीं करता था, आज अमेरिका बात करता है, आज बुलाता है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, फोन पे चर्चा करते। मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए, यादव हैं, तो आपको क्या लगता है कि इससे उत्तर प्रदेश, बिहार में और मध्य प्रदेश में भी यादव वोटों में कोई अंतर आएगा, या यादवों के का राजनीति में कुछ और दखल बढ़ेगा, या उनको संभावना बढ़ेगी? थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ता है समाज का, क्योंकि ये क्षेत्र ऐसे हैं, लेकिन ये आप बिल्कुल ना सोचें कि सीएम हमने इसलिए यादव जी को बनाया है कि यादव वोट ले ले, ये कहना गलत। लेकिन पार्टी चुनाव कहीं भी लड़ेगी, जीतेगी। भोपाल के महापौर आलोक शर्मा भी रहे जी हाँ। उसके पहले सुनील सूद रहे, जी हाँ। अभी मालती राय हैं। ज्यादातर लोगों का कहना है कि मालती राय कठपुतली की तरह महापौर है, उनके पास अपना कोई विजन नहीं है। ये हम सुनते हैं, मतलब हमारे पास जो लोग आते हैं, ये आपकी अपना क्या वो इस पे सोच? नहीं, माननीय महापौर जी अच्छा काम कर रही हैं। अभी सोलर प्लांट भी हमने अच्छा लगाया है नीमच में, और अभी जो राजस्व बढ़ा है वो महापौर जी के कारण ही बढ़ा है, माननीय कमिश्नर के कारण बढ़ा है। कठपुतली तो अपन नहीं कहेंगे, लेकिन क्योंकि वो पहले पार्षद भी रही है, उसका नॉलेज भी है, उसका वो फायदा उठा रही है, और जानकारी भी है उनको कि कर्मचारियों से कैसा काम लिया जाए। मुझे नहीं लगता कि महापौर अच्छा काम नहीं कर रही, काम बहुत अच्छा हो रहा है और विकास अच्छा चल रहा है। भोपाल को सफाई में नंबर 2 मिला, लेकिन हम जब पूरा भोपाल घूमते हैं तो ठीक है, वो रेटिंग के सिस्टम जो भी होगा, पर भोपाल को देख के ऐसा, मतलब आपकी निजी राय क्या है इस पे कि वाकई नंबर 2 लायक सफाई है क्या यहाँ पे?
देखिए जब सर्वे हुआ था तब तो नंबर 2 लाख सफाई थी। अब क्या पब्लिक को थोड़ा सा बढ़ना पड़ेगा कि पब्लिक को आगे बढ़ना पड़ेगा सफाई के लिए। कि अभी भी हम वार्डों में कचरा उठाते हैं और 10 मिनट बाद देखते तो कचरा फिर कचरा उठाएंगे, फिर 10 मिनट बाद आएंगे, तो पब्लिक को जागरूक करना पड़ेगा। नहीं, भोपाल में इंदौर की तुलना में सफाई को लेके सेंस नहीं दिखता है। मैं जिन सोसाइटियों में जाता हूँ या रहता हूँ तो मतलब कचरा कलेक्शन का जो प्रोसेस है, गीला कचरा, सूखा कचरा, सब एक ही जगह से जाता है और गाड़ियों में भी एक ही साथ जाता है। इसके लिए नगर निगम क्या करता है? नहीं, हमारी गाड़ी में 2 सिस्टम है, एक सूखा कचरे का, गीला कचरे का। ये आप बोल रहे हो, ये है भी सिस्टम, लेकिन हम जहां देखते हैं तो ये सिस्टम बन ही नहीं पाया। लोग एक साथ सारा कचरा डालते हैं, गाड़ी वाले भी एक ही साथ ले जा रहे हैं, तो इसकी कोई चेकिंग नहीं हो रही क्या? नहीं, इसका जो आपके पंप पे जाता है जब सामान, जो कचरा जाता है फिर वहां छटता है। जैसे कायदे में सूखा अलग होना चाहिए, गीला अलग होना चाहिए, फिर हमें डबल मेहनत करना पड़ती है। हम आपके मार्फत ये कहेंगे कि जितनी रेसिडेंशियल कवर्ड कैंपस वाली सोसाइटियां हैं जिनमें 200 से 500 हजार तक फ्लैट हैं, वहाँ ये दिक्कत बहुत है कि गीला और सूखा कचरा अलग नहीं है। और में जो कर्मचारी आते हैं उनको जब हम देखते हैं तो वो बेचारे अपने हिसाब से अलग अलग करते रहते हैं। तो इसके लिए बिल्कुल नियम लागू होना चाहिए भोपाल में, ताकि वो सफाई में और बेहतर हो। ये एक बड़ी समस्या मैं खुद देखता हूँ। ये बिल्कुल, मैं महापौर जी इस बात की चर्चा करूंगा और माननीय कमिश्नर साहब से कि जो भी सोसाइटियों के अध्यक्ष हैं, रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन है, उनकी मीटिंग करके इस पे बात होनी चाहिए कि उनके यहाँ कचरे का क्या व्यवस्था है। सभी कॉलोनियों को अपन बुलाते हैं जी, बैठ के हम महापौर जी से चर्चा करते हैं इस विषय। बिल्कुल। अभी राजनीति में बहुत ज्यादा किस्से चल रहे हैं कि अभद्र भाषा का मामला चल रहा है। कोई किसी की मदर के बारे में कुछ कह रहा है, माँ के बारे में, बहन के बारे में, और ये अभी नीचे तक है। मतलब अभी प्रधानमंत्री और राहुल गांधी जी की बात हुई तो वो एक अलग इशू है, लेकिन नीचे तक है। तो ये भाषा की गिरावट क्यों आ रही है? शुरू से है या अभी कुछ बड़ी? देखिए, ये एकदम अभी देखने को मिल रहा है। हमने तो कभी देखा नहीं, ना किसी विधानसभा में देखा, ना किसी लोकसभा में देखा, ना किसी परिषद में देखा। लेकिन अभी इसका चलन बढ़ गया। चलन इसलिए बढ़ गया कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, इसको शून्य कर दिया जाता है वचन को। अच्छा, तो ये सिस्टम बंद होना चाहिए कि इसको विलोपित ना करें, इस पर कार्रवाई करें। तो ये, और माँ की गाली माननीय प्रधानमंत्री जी को देना, ये तो निंदनीय है। मैं इसकी घोर मतलब मैं क्या कहूं कि अगर वो व्यक्ति अगर हमारे सामने हो तो हम क्या कर सकते, हम बता नहीं सकते। सोशल मीडिया पे जो जिस तरह की राजनीति चलती है कि अभी कोई किसी की डेथ हो गई, जैसे इंदौर में गैंगस्टर की डेथ हो गई या कहीं कुछ हुई घटना, तो सोशल मीडिया पे एक अलग तरह का वो बनता है। आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया की राजनीति जो है उसके कारण राजनीति में और गिरावट आई, गंदगी आई? जो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब चल रहा है चारों तरफ। चक्कर क्या है, कुछ लोग हैं सोशल मीडिया का गलत उपयोग करने वाले, होता कुछ है दिखाते कुछ है, ये चीजें उसकी सामने आ गई। अब एक स्टैंडर्ड भी नहीं है कि क्या चीज अपन को सोशल मीडिया पे डालना चाहिए। कुछ सोचते नहीं है और डाल देते हैं, उसका रिजल्ट अलग ही निकलता है। तो ये बंद होना चाहिए सोशल मीडिया की, ये जितना गलत बातें जाती हैं ये बंद होना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको विधानसभा का टिकट मिले और आप बेहतर ढंग से एक विधायक बने और उतनी दबंगई से अपनी बात लगातार रख पाए। पॉलिटिक्स वाला के शो राजनेता में आने के लिए और हमसे विस्तार से, दबंगई से, बेबाकी से बातचीत करने के लिए जगदीश यादव जी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, धन्यवाद।